श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सर। साथियों, मैं अभी डीजी सीआरपीएफ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सर से अनुरोध करूंगा इस अभियान के संबंध में आपके समक्ष अपना बात को प्रस्तुत करेंगे सर। छत्तीसगढ़ के माननीय पुलिस महानिदेशक, मीडिया के साथियों, उपस्थित अधिकारियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। इसी मुहिम के तहत माननीय गृहमंत्री जी ने भारत को पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नक्सल गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखे हुए हैं। इस कालखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान केंद्र एवं राज्य के सामंजस्य का प्रतिबिंब है। राज्यों में जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम प्रतीत होता है, वहां कैंप स्थापित कर नक्सल प्रभावित अंचल को संकुचित किया जाता है। वर्ष 2025 में केवल 6 जिले नक्सल गतिविधियों से मोस्ट अफेक्टेड देखे गए, जो कि संख्या 2014 में 35 थी। वहीं नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर 18 ही रह गए हैं। इस कालखंड में हिंसा में कमी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सल घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि 2024 में 42 जिलों के सिर्फ 151 थानों में 374 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। 2025 में इसके और कम होने की दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस समय में आम नागरिकों के विरुद्ध हुई नक्सली हिंसा भी बहुत कम हुई है। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सल हिंसा में शहीद हुए थे। वहीं यह संख्या 2024 में घटकर 19 रही है। इसी समय मुठभेड़ों में मरने वाले नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 तक पहुंच गई है। वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 197 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 2019 से 2025 के दौरान भिन्न प्रकार के कुल 320 कैंप नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थापित किए हैं। इनमें से 185 एफओबी एवं जेटीएफ सम्मिलित हैं।
इन कैंप्स में परिचालनिक आवश्यकताओं को देखते हुए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इससे सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियानों में सुविधा हुई है एवं जनता में सुरक्षा की भावना का जागरण हुआ है। इन कैंप्स के लगने से डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी तीव्र हुई हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर्स लगे हैं, स्वास्थ्य सेवा गांव तक पहुंची है, बस चली हैं, लोगों ने सरकार को अपने पास अपने लिए काम करते हुए देखा है। यह नक्सलवाद की समाप्ति की ओर एक वृहद कदम है। इसी प्रकार फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस की संख्या भी 2014 में जो 66 थी, अब बढ़कर 555 तक पहुंच चुकी है। इससे पुलिस निज सुरक्षा के साथ अभियानों में लगी हुई है। सुरक्षा बलों के शिविरों ने न केवल सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाया है, बल्कि चुनावों में स्थानीय ग्रामीणों की अधिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम उन क्षेत्रों में अधिक मतदान के रूप में सामने आया है जहां पर शिविर स्थापित किए गए हैं। इसी मुहिम के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत किया गया है। केंद्र एवं राज्य की सभी एजेंसियों ने मिलकर नक्सलवाद के वित्तीय स्रोतों को भी चोक किया है। एनआईए और राज्य की अन्य एजेंसियां माओवादी नेताओं, कैडरों और सहायकों पर मुकदमा चलाने और निर्दोष ग्रामीणों को न्याय दिलाने हेतु महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ा रही हैं। एनआईए ने राज्य पुलिस के जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इस कालखंड में केंद्रीय एवं विभिन्न राज्यों की पुलिस ने मिलकर नक्सलियों के गढ़ के रूप में चिन्हित दुर्गम अंचल जैसे कि बिहार में स्थित चक्रबंदा पहाड़ी इलाका, झारखंड में स्थित बूढ़ा पहाड़ एवं आप जहां बैठे हैं वहां के नजदीक कर्रेगटालू पहाड़ को केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर नक्सल मुक्त किया है। यह दुर्गम पहाड़ी अंचल नक्सलियों के गढ़ के रूप में कार्य कर रहे थे एवं सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय तक नो गो इलाके थे। इनके क्लियर होने से आने वाले समय में नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति अति सहज होती दिखती है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रिलेंटलेस और रूथलेस अप्रोच से हम मार्च 31, 2026 तक देश को निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त करेंगे। ऐसा करने के लिए हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक से अपने विचार रखने का अनुरोध करता हूं, परंतु उससे पहले मैं अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज यहां हमारे आमंत्रण पर आए। विशेष तौर पर दिल्ली से आए मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूं कि परेशानी और कष्ट के बावजूद आप बीजापुर तक आए। आपके सपोर्ट के बिना हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आशा है आपका सपोर्ट हमको सदैव मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। राज्य सरकार की वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीति मुख्य रूप से सशस्त्र माओवादी संरचनाओं की सैन्य क्षमताओं को कम करने और स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास और समर्थन जीतने के अलावा राज्य सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर केंद्रित है। बस्तर के अंदरूनी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों को चिन्हांकित कर शासन के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु नियत नेल्लानार कार्य योजना तैयार कर उसे मूर्त रूप दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय आदिवासी गोंडी हल्बी भाषा में नियत नेल्लानार का अर्थ है आपका अच्छा गांव। नियत नेल्लानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी, मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में नवीन सुरक्षा कैंपों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 10 किलोमीटर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नवीन चिन्हांकित
79 ग्रामों सहित कुल 325 ग्रामों में योजनाओं के सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अब मैं ये जो ऑपरेशन जिसके बारे में आज हम सभी इकट्ठा हैं उसके बारे में कुछ बात कहूंगा। माओवादियों के सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन पीएलजीए बटालियन, सीआरसी कंपनी एवं तेलंगाना स्टेट कमेटी सहित अनेक शीर्ष काडर्स की शरण स्थली जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में थी। उक्त क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा अनेक नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाकर आसूचना आधारित अभियानों का संचालन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का वर्चस्व बढ़ने के फलस्वरूप माओवादियों द्वारा यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है और उक्त स्थान से पलायन कर जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं जिला मुलुगु, तेलंगाना की सीमा पर माओवादियों द्वारा अभेद समझे जाने वाले करेगुटालू पहाड़ पर शरण ली गई है। करेगुटालू पहाड़ लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चौड़ा अत्यंत दुष्कर पहाड़ी क्षेत्र है। उक्त पहाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। माओवादियों द्वारा विगत 2.5 वर्ष में धीरे धीरे उक्त पहाड़ी में अपना बेस तैयार किया गया है, जिसमें उनके लगभग 350 आर्म्ड कार्डर सहित पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल डिपार्टमेंट, टीडी यूनिट एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की शरण स्थली थी। केजीएच मतलब करेगुटालू हिल पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए सीआरपीएफ, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। इस ऑपरेशन के और फाइनल डिटेल्स के बारे में मैं एडीजी एएनओ छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं कि वो अभियान की आगे की जानकारी दें। धन्यवाद सर। माओवाद विरोधी अभियानों में सफलता हेतु आसूचना, इंटेलिजेंस, त्वरित कार्रवाई, समन्वय, कोऑर्डिनेशन एवं आपसी सहयोग, कोऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कोरेगुटालू पहाड़ी पर संचालित अभियान में विभिन्न आसूचना एजेंसियों से प्राप्त टेक्निकल, ह्यूमन इंट एवं फील्ड इनपुट के कलेक्शन, कोलेशन एवं विश्लेषण के लिए एक मल्टी एजेंसी विशेष दल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा प्राप्त आसूचनाओं के आधार पर ऑपरेशन की विस्तृत योजना बनाई गई एवं तदनुसार तैनात बलों की संख्या के संबंध में निर्धारण एवं उनका लगातार मोबिलाइजेशन एवं निर्धारित समयावधि में रिप्लेसमेंट किया गया। आसूचनाओं का 24/7 एनालिसिस की जाकर उन्हें फील्ड में ऑपरेशनल कमांडरों को रियल टाइम में भेजने की व्यवस्था की गई। आसूचनाओं में मात्र माओवादियों के मूवमेंट ही नहीं अपितु वहां के टेरेन, टोपोग्राफी, क्षेत्र के ग्रामों में माओवादियों के मददगार लोगों, हॉस्टिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहाड़ी पर चढ़ने एवं उतरने के रास्तों, एंट्री एवं एग्जिट रूट एवं सुरक्षा बलों की वापसी के रास्तों पर बड़ी संख्या में लगाए गए आईडी एवं माओवादी कैडर के इंट्रोगेशन रिपोर्ट के आधार पर उक्त बाधाओं से बचाव के संबंध में लगातार आसूचनाएं रियल टाइम बेसिस पर फील्ड ट्रूप्स को उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण सुरक्षा बलों को न केवल माओवादियों, उनके हाइडआउट्स एवं डंप का पता चला, बल्कि कई मौकों पर सुरक्षा बलों को आईडी से बचाव भी संभव हो पाया। इन आसूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में आईडी, बीजीएल सेल एवं बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियों को बरामद करने में सफलता हासिल हुई। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यापक एवं समन्वित माओवादी विरोध अभियान है,
जो कि राज्य एवं केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के एक प्लेटफॉर्म पर समन्वित एवं सामंजस्य पूर्वक कार्य करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रतिदिन सभी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी साथ बैठकर दिन भर अभियान में हुए घटनाओं का विस्तृत समीक्षा एवं प्राप्त आसूचनाओं का विश्लेषण उपरांत फील्ड रूट्स को टास्किंग की जाती थी, जिसके फलस्वरूप उक्त माओवादी विरोधी अभियान में अपेक्षित सफलताएं प्राप्त हुई। उक्त अभियान के फलस्वरूप माओवादियों के सशस्त्र पीएलजे बटालियन की क्षमता छिन्न हुई है। सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हुए हैं एवं शीर्ष कार्डर्स डिसलोकेट हुए हैं। इस ऐतिहासिक अभियान के एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए बड़ी संख्या में बलों, इक्विपमेंट एवं अन्य लॉजिस्टिक का मोबिलाइजेशन बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया। अभियान में शामिल विभिन्न सुरक्षा बलों की ब्रीफिंग विभिन्न स्तरों पर संयुक्त रूप से की गई तथा गठित विशेष दल से प्राप्त आसूचनाओं के बारे में समय समय पर उन्हें जानकारी दी गई। संयुक्त ब्रीफिंग में मुख्य रूप से केजीएच कुरुगुट्टुल हिल के टफ एवं चैलेंजिंग टेरेन, अनडुलेटिंग ट्रेन, छुपने की सैकड़ों की संख्या में गुफाएं, एम्बुश पॉइंट एवं आईडी के खतरों से उन्हें लगातार आगाह किया गया। सुरक्षा बलों को विभिन्न क्षेत्रों से इंडक्ट करते हुए उन्हें एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे कि अभियान में शामिल विभिन्न बलों में कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित न बने। कम्युनिकेशन के निर्बाध प्रवाह के लिए विभिन्न अस्थायी कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए और लॉजिस्टिक की सप्लाई के लिए ऑपरेशन एरिया को सैनिटाइज करके हिल टॉप में एक टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, जहां पर टेम्पोररी हेलीपैड भी बनाए गए। सघन पेड़ों, ऊंची चट्टानों एवं गुफाओं युक्त कुरुगुट्टुल हिल के ऊपर भीषण गर्मी, आंधी तूफान, बारिश, बिजली गिरने जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी के बीच जंगली जानवरों, सांपों, बिच्छुओं, मधुमक्खियों आदि के गंभीर खतरा सुरक्षा बलों के लिए चुनौती थी। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आईडीज को डिटेक्ट कर नष्ट करते हुए ऑपरेशन एरिया में आगे बढ़े। कुरुगुट्टुल हिल्स के ऊपर भीषण गर्मी एवं प्रतिकूल मौसम, जहां पर दिन का समय कई बार 45 डिग्री से अधिक हो जाता था, में भी सुरक्षा बलों को समय पर पानी और भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको चॉपर की मदद से बखूबी अंजाम दिया गया। ऑपरेशन एरिया में घायल जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। घायल जवानों को इलाज की फौरी व्यवस्था के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2025 से लेकर 11 मई 2025 तक कुल 21 दिनों तक चला। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया, जो भिन्न भिन्न जगहों से लॉन्च हुई थी। विभिन्न लॉन्चिंग पैड से इनका इंडक्शन हुआ था। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जगहों पर टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेसेस भी बनाए गए, जिन्होंने कॉरिडोर प्रोटेक्शन और एरिया सैनिटाइजेशन का भी काम किया। पूरे ऑपरेशन एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभियान का आउटकम और उसको लेकर जो अपराध पंजीबद्ध उसकी विवेचना के बारे में एसपी बीजापुर आगे से बताएंगे। उन्हें आमंत्रित करता हूं। इस माओवाद विरोधी अभियान में 21/4/2025 से 11/5/2025 तक कुल 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत कुल 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव और 35 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। अब तक 28 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए के इनाम
घोषित था, जिसमें मुख्यतः 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजीए प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। लगातार 21 दिनों से जारी इस ऐतिहासिक माओवादी विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के पश्चात अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी घायल तथा अथवा मारे गए माओवादियों के शव बरामद नहीं कर पाए हैं। अब तक इस अभियान में कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को नष्ट किया गया है। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं, जिनकी कुछ हमने डिस्प्ले भी रखा है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की 4 तकनीकी जो टीडी टीम, जो टेक्निकल डिवीजन टीम की जो तकनीकी इकाइयों को नष्ट किया है, जिनका उपयोग बीजीएल शेल, देसी हथियार, आईडी और अन्य घातक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इस तकनीकी इकाइयों के ठिकानों में 4 लेथ मशीन समेत जनरेटर, मोटर, ड्रिलर, कटर जैसे बिजली एवं पेट्रोल चलित मशीन भी बरामद कर नष्ट किए गए हैं। अभियान के दौरान विभिन्न ठिकानों में और भी भारी मात्रा में सामान बरामद एवं नष्ट किए गए हैं। विगत 21 दिनों के इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न आईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुल 18 जवान घायल हुए हैं। हालांकि सभी जवान अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। करेगुट्टालू पहाड़ी के ऊपर की परिस्थितियां काफी विपरीत हैं। दिन के समय में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से अनेक जवानों को डिहाइड्रेशन के शिकार भी हुए, परंतु इसके उपरांत भी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने माओवादियों के विरुद्ध अभियान को जारी रखा। माओवादियों के विरुद्ध इस वृहत एवं व्यापक अभियान के दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। माओवादियों की बड़ी एवं सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों का उक्त क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुआ है। साथ ही अन्य सुरक्षा विहीन क्षेत्र जैसे बीजापुर अंतर्गत नेशनल पार्क एवं जिला नारायणपुर अंतर्गत मार क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भविष्य में भी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने एवं क्षेत्र के विकास के साथ ही माओवादियों के समय सीमा से समूल उन्मूलन हेतु आक्रामक कार्यवाही जारी रखी जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत हुए मुठभेड़ एवं सामानों की बरामदगी के संबंध में माओवादियों के विरुद्ध कुल 17 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसकी विवेचना हेतु विशेष टीम गठित की गई है। एसआईए एवं एनआईए के का सहयोग भी इस विवेचना के लिए लिया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक बीजापुर। मैं अभी डीजी सीआरपीएफ एवं डीजीपी छत्तीसगढ़ दोनों महोदय से अनुमति से अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए जो हमारे बीच उपस्थित मीडिया के साथीगण, हम समझ सकता है आप लोग काफी बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से काफी दूर चलकर आए थे, लेकिन समय का एक थोड़ा सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में 5 से 6 जो हमारे मीडिया के साथीगण अपना सवाल सामने रख सकता है और सवाल को थोड़ा संक्षेप में रखिए वो ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सकता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मीडिया के साथीगण जिसको सवाल करना थोड़ा हाथ खड़े कर ले और अपना परिचय भी संक्षेप में बताकर सवाल करें। जी, उधर से राइट हैंड साइड से शुरू करते। Hi, sir. Sir, I'm Pravesh Lama from Times. So my question is about the operation. So it was a month, it was a long operation. So are there any learnings from the operation? Is there something that you found out which is also new to you? What you found out what Naxals are doing? Is there something new that you found out? So my question is with DGCRPS. One of the major learnings and new
technology or new technique that we used during these operations was cave intervention. Generally, our troops are trained for house intervention, vehicle intervention, and things like that. This was the first time that we were encountering cave sets in such large numbers. So we had to work it out so that we do not suffer casualties and we can actually neutralize the Maoists who are there. So that was one of the major things. Second was that a very large number of IEDs were detected by our troops. Almost 450 IEDs were detected and neutralized. And these IEDs were basically in beer bottles. So the content of metal in these IEDs was almost minimal. So we had to actually use a lot of ingenuity to detect these IEDs and prevent any damage to us, and also to neutralize these IEDs. Those were some of the main things. We are doing regular debriefing, and whatever has been the learning and whatever our troops have encountered, we are discussing with them. In fact, this morning also we had a long session with our frontline troops who had participated in this operation, so that in future our SOPs can be further strengthened for similar kind of operations. Thank you. Sir, I'm on your right. I am Neelab from the Press Trust of India, Delhi. So my question to both the DGs, two questions in one. One is, have we met the objectives that we set on for with regard to the operation? What we got to know initially was that we are targeting the top commanders of the PLGA Battalion 1. So were we able to, would you, both the DGs, say that we were able to meet the objectives of this operation? Second is, if you can please share the total number of troops deployed and the kind of injuries have been suffered by the troops. I believe 18 injuries and a number of amputations have happened to the troops. So two questions here. Thank you. Whatever we had set out to, we have achieved more than that. And we are all very confident and happy that this is beginning of the end, and we would achieve our target of completely eliminating Naxal violence from our country by 31st March 2026. As far as your second point is concerned regarding the number of troops, it would not be prudent on my part to share that, because that would also be part of our strategy. We have suffered 18 injuries, and we are looking after those people who are injured. Of those injured, some of them are taking treatment in Jagdalpur and Raipur, and those who are requiring advanced treatment have been shifted through air ambulance to trauma center at AIIMS. It would again not be proper on my part to go into the details of the injuries suffered. Thank you. Hello. Sir, I'm Jay Prakash from the Indian Express. I have two questions. One is that, sir, I received information that the Telangana police, the Greyhounds, they didn't help us initially in the operations, and that's the reason why key Maoist leaders kind of got away. And second question is that, sir, what I've been seeing, a lot of youngsters are getting recruited by Maoists. I mean, the Maoists are very shamelessly recruiting even minors. And I just got to know among 31 who died, one is a 16-year-old. I may be wrong, but I got some information that one is a 16-year-old. So the Maoists are very shamelessly recruiting minors. So what are we doing to, ensure that they are not getting delusions? Like some are studying in Pota cabin and then they are leaving and joining the Maoist movement. Very youngsters, illiterate people. So what are we doing from our side to ensure that, the youngsters are not getting delusioned? These two questions, different questions, if you could please answer. I would answer the first. Second, I would request DGP Chhattisgarh to answer about the minors being recruited. Well, this was a very, very coordinated operation where whosoever had whatever role to play, they did their to the best, whether it was the central agencies or the state agencies. And this statement of yours is speculative in nature. All the states from wherever we wanted support did provide us more than necessary support to us during the course of operations. About the minors and other things, I would request DGP Chhattisgarh to address that issue. Naxals right from the beginning have been recruiting children for their use at different levels. Initially they used to induct them as Bal Sangam, members of Bal Sangam. And then some people in Chetana Natya Mandali for drama and others, for propaganda work. So when child
sometimes they are being used as carriers, sometimes they are used as messengers. And once they train them into guns, they are recruited as soldiers also. So this is a very old practice, and they have been using children for their work. Yes. What we are doing is Niyad Nillanar. We are improving, we are trying to revive the school system, the education system which was destroyed by them. Many schools were just blasted off. So now we are reviving those schools. Schools are being now established in those areas where there is nothing to send their children for education. Pota Cabin, as you said, is one of the primary scheme of the government of Chhattisgarh. We are doing a lot for the education of the kids so that they don't go towards them. And moreover, the power of gun, when the fear is there, the parents were forced to send their kids to their places. But now, when the power of gun is going down, all these things will be stopped. I will ask ADG ANO to respond to this. Basically about the modus operandi of how the senior cadres they work. Basically the main objective of launching this operation on the KGS Gorgotala Hills was to dislocate the leadership who were congregated at one place. In that objective, the forces have completely success in that objective. And their leadership is now completely segregated and they are dislocated. And even the military formations, they are also divided into smaller groups, and they have basically taken shelter at different places. And about that senior cadres, still we are looking for that. And as you have just now heard about the press briefing, that there are many cadres who were either injured or killed. Because of the difficult the topography challenges, could not basically could evict those body or the injured persons. So basically we are basically verifying the locations and where about which you are asking. सर इधर मैं अंकित मिश्रा पीटीआई से सर मेरे दो सवाल हैं. एक तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जो ऑपरेशन है इसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है? क्या जो अमित शाह जी ने जो टाइमलाइन तय की थी उसके पहले हम लोग नक्सल जो एंटी नक्सल ऑपरेशन करके नक्सलवाद को खत्म कर लेंगे? और दूसरा कि ये जो नियत नल्ला नार है इसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आप लोग क्या देख रहे हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने कि इसका आउटकम क्या है. ये तो आगे आने वाला वक्त भी बताएगा, बट अभी हमारा विश्लेषण जो कहता है, और आपने जो हथियार साइड में लगे हुए डिस्प्ले में देखे हैं, कितनी उनकी मारक क्षमता और कितनी उनकी हथियार बनाने वाली यूनिट, 4 यूनिट डिस्ट्रॉय करी है. और बड़ा जो एक तरह से किलाबंदी करके उन्होंने अपने लिटरेचर बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, अपने बड़े कार्डर्स को इलाज करने के लिए, शेल्टर देने के लिए जो एक किलेबंदी कर रखी थी, उनका वो किला ध्वस्त हो गया है. और उस किले को गार्ड करने के लिए उन्होंने जो सबसे नेफेरियस वेपन जो आईडी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बस्तर के सिविलियंस, बस्तर के जानवर, बस्तर के बहुत सारे लोग, कोई पैर गंवा चुका है, कोई आंख गंवा चुका है, वो दुनिया में बैंड वेपन है. इसके बावजूद भी बहुत ही क्रूअल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम सबसे बड़ा कि इनको ये आभास ही नहीं था कि कोई इतनी आईडीज को नेगोशिएट करके कोई फोर्स हम तक आ सकता है. तो उनकी जो इनविंसिबिलिटी का जो भान था, उनका जो एहसास था कि हम तक इस अजय दुर्ग तक कोई पहुंच नहीं सकता, हमने उसको ध्वस्त किया है. ये उसका सबसे बड़ा आउटकम है. देखिए, जो गृह मंत्रालय की तरफ से अभी 2025 के अप्रैल में लिस्ट जारी की गई है, उसमें दिखाया गया है कि अब सिर्फ 6 ऐसे जिले हैं पूरे देश में जो अति अफेक्टेड है, मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें 4 जिले छत्तीसगढ़ के हैं, एक झारखंड का है और एक महाराष्ट्र का.
गढ़चिरौली, वेस्ट सिंहभूम, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर। तो ये तो आपको ज्ञात होगा कि इतने समय में हमने इतनी सफलता अर्जित की है कि बहुत संकुचित हो गया है जो इनका माओवादी गतिविधियों का सेंटर है। बाकी जितने भी, चाहे वो नेतृत्व स्थान में जो माओवादी हैं या जो कैडर्स हैं, इनको 31 मार्च 2026 तक या तो हम न्यूट्रलाइज कर देंगे या उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं, जैसा मैंने प्रारंभ में बोला था, सारे बल, चाहे वो केंद्रीय बल हो चाहे राज्य के बल हो, इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इस डेडलाइन को हम मीट करेंगे और देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद कंप्लीटली शेष कर देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। सर थैंक यू सर। जैसा साथियों, जैसा एक सवाल इधर सर। लोकेश, थोड़ा संक्षेप में सवाल को थोड़ा संक्षेप में। देखिए, पहला मेरा आपको मैं बताऊं, सीआरपीएफ हमेशा देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है, हमेशा से रहा है। आज तक सीआरपीएफ ने स्वतंत्रता के बाद से लगभग 2264 सीआरपीएफ के वीर सैनिकों ने बलिदान किया है, जीवन बलिदान किया है। हम बलिदान से नहीं डरते, हम किसी भी संगठन से नहीं डरते, किसी भी संगठन की किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं डरते। हम उससे लड़ेंगे और हम उसे जीतेंगे। जहां तक आईडी का सवाल है, आपने स्वयं देखा कि लगभग 450 आईडी हमने रिकवर किए हैं। बड़ी संख्या में आईडीज को हमने डिटोनेट करके न्यूट्रलाइज किया है। 15 आईडी विस्फोटन हुए हैं। पर ये 15 विस्फोट, आप ये देखिए कि 450 में से 15 बहुत छोटी संख्या है। हमारे जो बीडी स्क्वाड्स हैं, चाहे वो हमारे हो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के हों, अब उन्होंने इस प्रकार की क्षमताएं हासिल कर ली हैं कि वो आईडीज को आसानी से ढूंढ पाते हैं। नया जो भी लेटेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो इक्विपमेंट है वो हमारे जवानों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस प्रकार से नक्सली या कोई भी उग्रवादी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, हम उससे पहले ही देखते हुए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यही कारण है कि हम इतनी बड़ी संख्या में हर ऑपरेशन में आईडीज रिकवर कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल आज तक की तरफ से। सर, मैं जितेंद्र हूँ, जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक दिल्ली से आया हूँ। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इतना हथियारों का जखीरा मिला है, सारी चीजें मिल रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको हथियार सप्लाई कहाँ से होता है, पहला। दूसरा ये है कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही, क्या विदेशों से भी फंडिंग की कोई जानकारी मिली? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक तो एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गत वर्षों में कई इनके जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स थे उनको चोक किया है, कईयों को पता लगाकर केस बनाए हैं और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन कर प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। एक तो वह है। दूसरा, इस बार का जो सबसे बड़ा सक्सेस है वो ये है कि जो इनके अपने आप बनाए हुए हथियार हैं, उनकी 4 टेक्निकल डिवीजन्स पहली बार एक साथ ध्वस्त की गई हैं। इनकी जो क्षमता है वो इस बार काफी हद तक हम लोगों ने समाप्त कर दी है। सर, एक आपकी अनुमति जी, एकदम लास्ट क्वेश्चन। सर, मैं नरेश मिश्र हूँ, आईबीसी न्यूज से। मेरा सवाल ये है सर कि अभी ये जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो पहाड़ है, इसको आप लोगों ने सैनिटाइज पूरी तरह से कर लिया है कि अभी भी सर्च जारी है? और क्या इस ऑपरेशन के बाद यहाँ कोई बेस भी आप लोगों ने स्टैब्लिश किया है? और एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 4 बड़े टेक्निकल यूनिट ध्वस्त किए गए हैं। जो वेपन है वो बीजीएल और इसी तरह के ज्यादातर वेपन है। क्या ये इतने घातक हैं कि इतना नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकते थे इस ऑपरेशन के दौरान? हमारे जितने भी कैंप्स पर अब तक अटैक हुए हैं, उन कैंप्स में जो सबसे ज्यादा हमें डैमेज हुआ है वो इन्हीं बीजीएल से हुआ है। और जो हमारे जो सैनिक हैं, जब किसी भी ऑपरेशन पर जाते हैं
उनको जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो आईडी से होता है। और ये दोनों ही चीज़ आईडी और बीजीएल इन्हीं टेक्निकल डिवीजन्स में बनते थे। दूसरा आपका प्रश्न इस केजी हिल्स के बारे में है। इसमें कई राउंड्स का सैनिटाइजेशन हो चुका है और अभी भी इसका फर्दर सैनिटाइजेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो भी रेजिडुअल आईडीज हैं उनको हम निकाल सकें, जिससे कि आने वाले समय में यह पहाड़ सिविलियन जनता के लिए खुल सके और वो आना जाना कर सकें। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, इसमें बेदम गुफा में बहुत बड़ा पुराना मंदिर है। एक समय था, आज से कुछ साल पहले तक वहाँ पे स्थानीय लोग जाते थे, किंतु बाद में जब से एक गढ़ बना और उसके बाद जब आईडी लगने शुरू हुए तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि कम्प्लीटली सैनिटाइज हो जाए और ये हम आने वाले कुछ दिनों में कर देंगे। उसके बाद जो जनता की आवाजाही है वहाँ पर आरंभ हो सके। धन्यवाद डीजी महोदय, धन्यवाद डीजीपी महोदय। जैसा अभी मैं समझ सकता और अनेक लोग का जो सवाल करने के लिए मन में इच्छा होगा, लेकिन थोड़ा समय की सीमा को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को इधर ही समाप्त करते हैं। इसके पश्चात में आईजी सीआरपीओ श्री राकेश अग्रवाल से ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।